क्लास 9 हिंदी की बुक है और ये है पाठ 2, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। ठीक है, ये पाठ आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो एक बार रीडिंग डाल लीजिएगा। और चलिए अब हम लोग करते हैं इसका अभ्यास। ठीक है, पाठ के साथ। तो पहला प्रश्न देखते हैं। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ। पहला है, नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण कहा गया है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। अब देखिए दूसरा है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित थी। तो देखिए दूसरा का उत्तर यहाँ से है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम व्यवहार था। वह 5 पर्वतों के बीच बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह में अवस्थित थी। ठीक है, अब देखिए तीसरा है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से होगा, बुद्ध के समय नालंदा में प्रावाणिकों का आम्रवन था। अब देखिए चौथा नंबर है, महावीर और मेखलीपुत्र गौशाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। तो चौथा का उत्तर यहाँ से है, महावीर और मेखलीपुत्र गौशाल की भेंट राजगृह के उपग्राम में हुई थी। अब देखिए पांचवा, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षवास किया था। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, महावीर ने नालंदा में 14 दिनों का वर्षवास किया था। ठीक है, 14 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 6 में, तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। तो 6 का आंसर यहाँ है, तारानाथ तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक थे। उन्होंने नालंदा को सारीपुत्र की जन्मभूमि बताया है। अब देखिए 7वां, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। तो 7वां का उत्तर है, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा लगभग गुप्त काल में विकसित हुआ। अब है 8वां, फायान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे। ठीक है, तो इसका देखिए, फायान चीनी यात्री थे, वे नालंदा 4वीं सदी में आए थे। अब 9 नंबर है, हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था, उस समय नालंदा की दशा क्या थी। तो 9 नंबर देखिए, हर्षवर्धन के समय में युवान चांग नामक चीनी यात्री भारत आए थे। उस समय नालंदा की दशा भारतवर्ष के सभी संग्राम में अद्वितीय थी। अब देखिए 10 नंबर, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। तो 10 नंबर है, नालंदा के नामकरण के बारे में युवान चांग नामक चीनी यात्री ने जातक कहानी के आधार पर बताया कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। अब देखिए नेक्स्ट है 11 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। अब है 12 में, यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। तो देखिए 12 का उत्तर यहाँ है,
यहाँ से लिखेंगे यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा अपने विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों में अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थी। भारतवर्ष में अनेक संघाराम हैं किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। अब है 13 नंबर, देखिए इति संग कौन था, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है। ठीक है, तो 13 का उत्तर यहाँ से है। इति सिंह चीनी यात्री था। उसने नालंदा के बारे में बताया है कि इस बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। प्रतिदिन के व्यय के लिए 100 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की गई थी। अब देखिए है 14 नंबर, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए चौथा का उत्तर, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट मगध के सम्राट के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया। अब देखिए 15 है, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। ठीक है, तो 15 का उत्तर यहाँ से है। नालंदा में मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। पहला है हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, दूसरा है शब्द विद्या या व्याकरण, तीसरा है चिकित्सा विद्या, चौथा है शिल्प विद्या और 5वां है धर्म या दर्शन। अब देखिए 16 में, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की 16 है, शीलभद्र, ज्ञानचंद, प्रभामित्र, स्थिरमती, गुणमती आदि। 17 में है, शीलभद्र ने युवान चांग की क्या बातचीत हुई। जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे रुक जाने का अनुरोध किया। युवान चांग ने कहा, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, यहाँ से मुझे प्रेम है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। इस उत्तर से शीलभद्र प्रसन्न होकर बोले, आपके विचार बोधिसत्वों जैसे हैं। मेरा हृदय आपके विचारों का समर्थन करता है। अब देखिए 18 में है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण कीजिए। अब देखिए 18 का उत्तर है, पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट श्रोतोंग छनगप्पो ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोमिन्स मट्टो को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर तिब्बत गए थे।
अब 19 है, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? तो 19 का आंसर यहाँ से है, ज्ञान दान की विशेषता है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वालों को तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों को। अब देखिए भाषा की बात, ठीक है। सुरभित पुष्प विशेष और विशेषण युक्त पद हैं। नीचे कुछ विशेष दिए जा रहे हैं, उन्हें उपयुक्त विशेषणों से जोड़िए, ठीक है। तो देखिए क्या है, वृक्ष, तो क्या लिखेंगे, विशाल वृक्ष। पृथ्वी, पावन पृथ्वी। आकाश से हो जाएगा नीला आकाश। शिखर से हो जाएगा ऊंचा शिखर। पर्वत का हो जाएगा दुर्गम पर्वत। वन से हो जाएगा घना वन। नदी से हो जाएगा कलकल करती नदी। नगर से हो जाएगा सुंदर नगर। अब देखिए दूसरा है, चैतन्य केंद्र में कौन सा समास है, विग्रह करके बताएं। तो चैतन्य केंद्र में तत्पुरुष समास है। विग्रह चैतन्य का केंद्र। अब देखिए तीसरा है, अनुश्रुति शब्द में अनु उपसर्ग हैं। इस उपसर्ग से 5 शब्द बनाइए, ठीक है। तो अनुशासन, अनुभव, अनुवाद, अनुकरण, अनुग्रह। अब देखिए चौथा, निम्नांकित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अभ्युदय तो हो जाएगा अवि जोड़ उदय। उज्ज्वल तो उत जोड़ ज्वल। उन्नति का उत जोड़ नति। यशोवर्मन, यश जोड़ वर्मन। अंतरराष्ट्रीय का अंतः जोड़ राष्ट्रीय। सैनाशन तो सयन जोड़ आसन। हितार्थ हित जोड़ आर्थ। सदासा सत जोड़ आशा। अब देखिए पांचवा है, अनेकों शब्द के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। तो मेघों को छूने वाला गगनचुंबी। जैसा दूसरा न हो अद्वितीय। आगे आगे चलने वाला अग्रगामी। जिसकी कोई सीमा न हो असीम। कभी समाप्त न हो अनंत। जिसकी मति स्थिर हो चुकी हो स्थिर मति। 6 नंबर देखिए, विपरीतार्थक शब्द लिखे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आकाश का पाताल। सच्चाई का झूठ। विदेश का स्वदेश। आरंभ का अंत। प्राचीनता का नवीनता। लुप्त का प्रकट। विस्तृत का संक्षिप्त। तृप्ति का अतृप्ति। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया।